नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक आदमी अपने परिवार के लिए चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे भूख या दूरी की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी पत्नी और बच्चे खुश रहें। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ये कहानी 2022 की है और कर्नाटक के बेलगावी शहर की है। 57 साल के सुधीर कामले को अपने दोस्तों की मदद से दुबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। दुबई में सुधीर के साथ उनकी पत्नी रोहिणी और बेटी स्नेहा भी रहते थे। दुबई की कमाई से सुधीर ने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को स्थिर बना लिया। सुधीर ने लंबे समय तक दुबई में काम किया। वहां उसने खूब पैसा कमाया और कई संपत्तियां बना ली। जब स्नेहा बड़ी हुई तो सुधीर ने अपनी पत्नी रोहिणी और बेटी स्नेहा को पढ़ाई के लिए वापस भारत भेज दिया। यहां स्नेहा को पुणे के एक मशहूर होटल मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहीं पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात अक्षय विटकर नाम के एक युवा से हुई। वक्त के साथ दोनों करीब आए और प्यार में पड़ गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि अक्षय पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। वैसे तो स्नेहा दिखने में कोई खास नहीं थी, लेकिन उसको अपनी मां से काफी पैसे मिलते थे। ये देखकर अक्षय ने उसे पैसों के लालच में फंसा लिया। उसने स्नेहा से कहा कि वो उसके लिए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देगा, और सच में अक्षय ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और स्नेहा के साथ रहने आ गया। दोनों लिव इन में रहने लगे और कोर्स खत्म होने तक साथ ही रहे। पढ़ाई पूरी होने के बाद स्नेहा बेलगावी आ गई। स्नेहा घर की इकलौती बेटी थी। उसके पास दौलत और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। अक्षय की नजरें उसी दौलत पर टिक गई और धीरे धीरे वही सब उसे स्नेहा की ओर आकर्षित करने लगा। स्नेहा ने अपनी मां को अपने प्यार के बारे में बताया। शुरुआत में रोहिणी ने कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उसने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। जब स्नेहा ने अक्षय को अपने घर बुलाया और अपनी मां रोहिणी से मिलवाया, तो अक्षय रोहिणी को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। अक्षय के मन में यह ख्याल आया कि वो मां और बेटी दोनों से ही अपनी इच्छानुसार फायदा उठा सकता है। फिर अक्षय का स्नेहा के घर आना जाना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, रोहिणी भी अक्षय के करीब आ गई थी। जब स्नेहा घर पर नहीं होती थी तब अक्षय आता और रोहिणी के साथ समय बिताता। इस तरह मां और बेटी दोनों का एक ही व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित हो गया। कभी कभी अक्षय किसी अच्छे होटल में रुकता और रोहिणी को वहीं बुलाता, लेकिन स्नेहा ने इसकी परवाह नहीं की। वो नजरअंदाज करती रही क्योंकि उसे अपनी मां का प्यार खोने का डर था। मां और बेटी दोनों अपने अपने तरीके से जीवन का आनंद ले रही थीं। रोहिणी ने अपने पति को धोखा देकर अपनी बेटी के प्रेमी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। उनका यह संबंध 2 साल तक चला। दूसरी तरफ सुधीर दुबई में खूब पैसा कमा रहा था। सुधीर कई बार स्नेहा की शादी की बात करता, लेकिन रोहिणी यह कहकर टाल देती थी कि करोड़पति की बेटी है तो कोई भी हैंडसम लड़का मिल जाएगा। कोरोना के समय सुधीर लौटकर भारत आया। इस दौरान वो अपनी उम्र के लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था। उनका मकसद था अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना और उसकी शादी कराना। भारत लौटने के बाद उन्होंने दुबई में कमाए पैसों से रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया और बेलगावी में एक नामी रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। धीरे धीरे सुधीर को अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे पता चला कि रोहिणी बार बार उसके रिश्तेदार के घर जाती है। उसे डर था कि ये उसके परिवार के अच्छे रिश्ते को बिगाड़ सकता है। बेलगावी में ऐसा कोई होटल नहीं था जिसका उसे पता ना हो। कुछ लोगों ने सुधीर को उसकी पत्नी रोहिणी और अक्षय के बारे में बताया। साथ ही सुधीर को पता चला कि स्नेहा भी किसी के साथ संबंध में है। ये बात रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। गुस्से में सुधीर ने दोनों को खड़ा कर दिया और चेतावनी दी कि अगर बाहर गए तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। सुधीर ने स्नेहा से कहा कि 1 महीने के अंदर उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देगा। घर में सुधीर के सख्त रवैये के चलते रोहिणी की तरह स्नेहा भी परेशान हो गई। उसे डर था कि अगर उसकी शादी हो गई तो अक्षय से मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्नेहा ने अपनी मां से कहा कि वो उसके पिता को मार डाले। बिना किसी झिझक के उसने कहा, फिर तुम जैसे चाहो वैसे रहो। रोहिणी मान गई। रोहिणी ने अपने मन में सोचा कि अगर उसका पति नहीं रहा तो घर का कंट्रोल और सारी संपत्ति उसके हाथ में आ जाएगी। दोनों ने अपनी योजना अक्षय को बता दी। अक्षय ने कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि स्नेहा से प्यार, रोहिणी से नाजायज रिश्ता और साथ ही काफी पैसा और प्रॉपर्टी, अक्षय इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दरअसल अक्षय का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। रोहिणी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन सवाल यह था क्या किसी को मारना इतना आसान होगा, क्योंकि किसी को मारना किसी स्क्रिप्ट की तरह आसान नहीं होता। पुलिस को कैसे चकमा दिया जाए ये भी एक बड़ा चैलेंज था। स्नेहा ने कहा, दृश्यम एक बेहतरीन मास्टरपीस फिल्म है और 2 बार देखने पर ही असल योजना का ठोस आइडिया मिल जाएगा। तीनों ने फिल्म 10 बार देखी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सॉलिड आइडिया नहीं मिला। आखिरकार स्नेहा को दृश्यम से एक योजना सूझी। जैसा कि उसने सोचा था, स्नेहा ने अक्षय को 15 सितंबर 2022 को बेलगावी बुलाया। उसने अक्षय के आने के लिए बस का इंतजाम किया और घर के पास रुकने के लिए एक लॉज बुक कर दिया।
16 सितंबर को मारना मुमकिन नहीं था क्योंकि उस दिन एक दोस्त आया था और रात भर घर पर रुका था। सुधीर अपने पेंट हाउस के कमरे में अकेला सोता था। इसी वजह से 17 सितंबर के सुबह 4 बजे उन्होंने अक्षय को घर बुलाया और तीनों ऊपर के कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा खुला था, सुधीर सो रहा था। तभी उसकी पत्नी और बेटी ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए। अक्षय ने तुरंत उसके गले में चाकू घोंप दिया। इसके बाद बिना देर किए अक्षय ने उसके पेट, सीने और हाथों में चाकू घोंप दिए। कुछ ही देर में सुधीर की मौत हो गई। अक्षय तुरंत दूसरी शर्ट पहनकर बाहर आया और रेलवे स्टेशन जाकर पुणे चला गया। सुबह 7 बजे रोहिणी ऊपर गई और चिल्लाने लगी। उसकी बेटी अपने पिता के शव के पास बैठकर रो रही थी। रोहिणी ने यह बात तुरंत अपने पड़ोसी को बताई। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। डीसीपी रविंद्र गदादी ने जांच शुरू की। पुलिस ने पूछताछ की तो रोहिणी और स्नेहा ने एक जैसा ही जवाब दिया। हम लोग नीचे सो रहे थे, मेरे पति ऊपर सो रहे थे। वो रोज ऐसे ही सोते हैं। मैं और मेरी बेटी नीचे वाले बेडरूम में सोते हैं। दृश्यम फिल्म देखकर दोनों ने सवाल जवाब पहले ही तय कर लिए थे। उन्होंने 60 सवालों के लिए झूठे जवाब बना लिए थे। यहां तक कि एक जैसे सवाल पूछे जाने पर भी उन्हें एक जैसे जवाब मिलने लगे थे। बाहर से ऊपर जाना आसान था, जिससे पुलिस ने शुरुआत में उनकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस को उन दोनों पर शक था। इसके अलावा सुधीर के दुश्मन भी हो सकते थे, क्योंकि वो करोड़ों के सौदों में मध्यस्थ भी था। सूत्रों ने बताया कि जबरन घर में घुसने का कोई निशान नहीं था। इस वजह से अंदर के लोगों की रोल सामने आई। लगातार पूछताछ से पता चला कि हत्या की योजना बड़ी सोच समझकर बनाई गई थी और पकड़े जाने से बचने के साथ साथ उसे अंजाम भी दिया था। अक्षय 17 सितंबर को सुधीर के घर पिछले दरवाजे से आया था, जिसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया था। पूरी इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड्स काफी काम आए। उन्होंने रोहिणी और स्नेहा का कॉल डेटा खंगाला। पुलिस ने बताया कि वो रोज अक्षय से बात करती थी। कॉल डेटा के आधार पर पुलिस ने अक्षय का लोकेशन पुणे का ट्रेस किया। अक्षय के बारे में कुछ कहे बिना पुलिस ने अक्षय को आधी रात को घेरकर पुणे के स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने उसे पकड़कर स्नेहा के साथ साथ रोहिणी और उसके बीच के रिश्ते का भी खुलासा करवाया। स्नेहा को अक्षय और अपनी मां के बीच के रिश्ते का बुरा नहीं लगा। उसने सोचा कि अपनी मां के साथ प्यार बांटना कोई बुरी बात नहीं है। पुलिस ने हत्या का मामला लगभग 12 दिनों के अंदर सुलझा लिया। सुधीर ने जीवन भर कड़ी मेहनत की और अपने परिवार के लिए करोड़ों कमाए। वो अपनी बेटी को एक सुनहरा भविष्य देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी ने यह सोचकर उसे मार डाला कि उसके बिना भी उन्हें करोड़ों की दौलत मिल सकती है। लालच, धोखा और हवस ने मिलकर एक ऐसा काला खेल खेला जिसमें एक बाप की मेहनत और उसकी कुर्बानियां सब मिट गई। इस केस ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से आता है।